नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में। मैं आलोक करंट अफेयर की क्लास में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो एक बार जो भी छात्र, जो भी दोस्त, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो क्या करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोगों के साथ। तो आप सभी लोगों को पता है आज 31 जनवरी 31 जनवरी महीने का लास्ट दिन है। तो लास्ट करंट अफेयर जो है वो आज हमारा महीने का होगा। इसके बाद हम फरवरी वाले महीने में प्रवेश करेंगे। तो कुछ लोग इसको प्यार का महीना भी बोलते हैं, जो आपकी तरह आजकल थोड़ा हैं युवा लोग। ठीक है, तो चलिए फरवरी में भी सेम ऊर्जा के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम क्लास को अपने करेंगे। तो 31 जनवरी का करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और कमेंट करने में आप लोग पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। और क्लास शुरू करने के पहले एक बात आप लोगों से, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाना है आपको भी। और आपका तिनका क्या है? तो आपका तिनका है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी। और उसके बाद जो घोंसला बनकर तैयार होगा वो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, रिजल्ट में नाम होगा और माता पिता के चेहरे पर वो खुशी होगी। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए आज से, अभी से, जो लोग अभी भी नहीं स्टार्ट किए हैं वो शुरू कर देंगे, तिनका तिनका जोड़ लेंगे। और उसके बाद हम आएंगे अपने पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक जो है वो अयोध्या की खबर है, यूपी की न्यूज़ है, जिसमें वाटर मेट्रो के संचालन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, जो जल पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, वाटर मेट्रो क्या है? तो एक तरह से फेरी सर्विस है। एक बहुत ही उन्नत किस्म की जो नाव होती है उसको यहाँ पर चलाया जाता है। तो इसको अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ? अयोध्या, वाराणसी और मथुरा। ठीक है, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, इन 3 स्थानों पर चलाया जाएगा। तो देखिए न्यूज़ में लिखा क्या है। तो प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के साथ साथ महादेव की नगरी वाराणसी और कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा में भी वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। क्लियर? तो ये योजना जो है ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। वाटर मेट्रो क्या होता है? तो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी उन्नत किस्म की एक नाव है, जो क्या है, एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रियों को क्या है, ले जाती है। काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें जो है वो रहती हैं। वातानुकूलित नाव होती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हाल ही में प्रयागराज में ये चीज़ें जो है वो शुरू की गई थी वाटर मेट्रो की। और आपको पता है कि जो एक शुरू किया गया है वाटर रेस्टोरेंट या फिर जल में रेस्टोरेंट, वो भी कहाँ पर, प्रयागराज में स्टार्ट किया गया, जिसमें यमुना नदी पर। ठीक है, तो यमुना के लहरों पर उसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अयोध्या में सरयू, वाराणसी में गंगा और मथुरा में यमुना। ठीक है, आप लोगों को पता है ये सारी नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं। अयोध्या में कौन सी नदी है? तो सरयू नदी है। वाराणसी में कौन सी नदी है? गंगा जी प्रवाहित होती हैं, गंगा नदी है। और मथुरा में क्या है? यमुना नदी है। तो इन तीनों नदियों में क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, वाटर मेट्रो का उपयोग किया जाएगा, वाटर मेट्रो का संचालन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इन वाटर मेट्रो को बनाया किसने है? तो आपको पता होगा केरल की कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। फिर उसके बाद क्या है, इन सभी नगरियों में वाटर मेट्रो का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संचालन है वो किसके अधीन है, वो पर्यटन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद बाईफेशियल सौर प्रणाली। बाईफेशियल आपको पता होगा, बाईफेशियल का मतलब होता है कि दो मुहा। ठीक है, बाईफेशियल जो होता है, आपको ये इंग्लिश वर्ड है तो आपको पता होगा, दो मुहा या फिर दोनों तरफ से यूज किया जाने वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों तरफ से यूज किए जाने वाले सौर प्रणाली का जो इंट्रोड्यूस किया गया वो यहां पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में ये इसको किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वहां पर बाईफेशियल सौर प्रणाली जो है वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा संचालित किया गया। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जो बाईफेशियल होता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बहुत जगह पे सोलर पैनल जो है वो देखे होंगे, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, तो ये कैसी होती हैं, इनमें स्क्वायर्स बने होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं सौर प्रकाश को, सौर विकिरण को, और उसके द्वारा फिर क्या है, ऊर्जा जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कौन? सोलर पैनल्स। तो आपने देखा होगा कि वो एक ही तरफ के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? एक ही साइड के सोलर पैनल होते हैं। यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया, जो प्रणाली जो लगाई गई है, वो उसके जो दोनों सतह हैं, ठीक है, उसके दोनों सतह सौर ऊर्जा का अवशोषण करेंगे या फिर सौर विकिरण का अवशोषण करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बाईफेशियल सौर प्रणाली। ठीक, 1000 किलोवाट की क्षमता के लिए इसको शुरू किया गया है। बाईफेशियल सौर प्रणाली में सोलर पैनल शामिल होता है जो दोनों सतहों से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और दोनों तरफ से बिजली उत्पन्न करता है। क्लियर। इस परियोजना से वार्षिक तौर पर लगभग 1.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने और 29,420 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट कम होने की उम्मीद है, जो लगभग 47,000 सागौन के पेड़ लगाने के बराबर है। क्लियर सभी लोगों को। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कार्बन पदचिन्ह। ठीक है, कार्बन पदचिन्ह। ठीक, तो पदचिन्ह आप लोगों को पता होगा, जो आप अगर चलते हैं तो जो पैरों का निशान छूटा पीछे वो क्या है, पदचिन्ह है। अब कार्बन पदचिन्ह या फिर कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो आपके द्वारा जो जैसे जो भी ग्रीन हाउस गैसेस जो आपके द्वारा रिलीज की गई वो आपका कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, जैसे आपने कितना CO2 एमिशन किया, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, आपने ट्रांसपोर्ट कितना यूज किया, आपने फ्यूल कितना यूज किया, आपने गैस कितनी यूज की, फिर आपने रिसाइकलिंग कितना किया, बहुत सारी चीजें हैं जो मिला के क्या बन जाता है, आपका कार्बन फुटप्रिंट बनता है, आपका कार्बन पदचिन्ह या फिर पदछाप जो है वो बनता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको जैसे काउंट करना है कार्बन फुटप्रिंट अपना, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपने हर आदमी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, या फिर आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, तो आपने गाड़ी कितनी दूर चलाई, ठीक, ये डिपेंड करेगा। तो फिर आपने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया। ठीक, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया या आपने कुछ जलाया, ठीक,
ठीक है। तो ऐसी चीजों को करने पर जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आपके द्वारा होगा वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होगा। क्लियर सभी लोगों को? तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा जो हमारे कार्यों से उत्पन्न होती है उसे ही हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक परिवार का भी हो सकता है, एक गांव का भी हो सकता है, एक जिले का, एक कंपनी का, एक देश का, सबका कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है। क्लियर सभी लोगों को? चलिए, तो जैसे क्या है कि हम दैनिक जीवन में बिजली, हीटिंग, परिवहन, ये सब चीजें क्या है, या फिर जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसें जो उत्पन्न होती हैं वही क्या है? हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, सभी लोगों को आया होगा समझ में? ठीक, अब बात करेंगे रक्षा अभ्यास तंसीक की। ठीक, क्या है? सदा तंसीक। ठीक है, सदा तंसीक जो रक्षा अभ्यास है ये किसके किसके बीच में है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया के बीच में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात या फिर संयुक्त मतलब संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक, आयोजन किया कहां पर किया जा रहा है? तो राजस्थान में। ठीक है, कहां पर? राजस्थान में एक स्थान है महाजन। ठीक है, महाजन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा फायरिंग रेंज फील्ड है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा फायरिंग रेंज है। ठीक है, क्या है? फायरिंग रेंज का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रैक्टिस की जाती है, सेना जहां पर प्रैक्टिस करती है, एक्सरसाइज करती है, अभ्यास करती है फायरिंग का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फायरिंग रेंज बोलते हैं। ठीक, चलिए यहां पर देखेंगे तो भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का प्रारंभिक संस्करण आज राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये आज नहीं होगा, यहाँ पर ये 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो कहां पर स्टार्ट हुआ? राजस्थान के महाजन में। ठीक, यह अभ्यास 29 जनवरी से 10 फरवरी तक संचालित होगा। इसमें 45 ठीक है, कितने? 45 सैनिकों की टुकड़ियां जो है वो दोनों देशों से भाग ले रही हैं। अगर बात करें यूएई का नेतृत्व तो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है, और अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स या फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर जो युद्धाभ्यास होते हैं ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए जो प्रशिक्षण है या फिर जो इनके टेक्टिक्स हैं उसके एक्सचेंज, और कोई ऐसी परिस्थिति होती है वहां पर लड़ने के लिए इन सब चीज़ों का अभ्यास जो है, अपनी जो इनकी तकनीकी होती है साझा करते हैं, जो युद्ध की प्रणाली होती है उसको साझा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को साझा करने के लिए ये जो है आयोजित किया जाता है। बात करें अगर महाजन की तो महाजन क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और सदा तंसीक जो है ये याद रखना है, रक्षा अभ्यास किसके किसके बीच में है। देखिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इसका प्रारंभिक संस्करण था, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन था, पहला संस्करण था। तो पहला संस्करण इंडिया और यूएई के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक, सभी लोगों को पता है? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे, अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। फिर प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार। ठीक, तो ये किसको दिया जाता है? एनसीसी को दिया जाता है। ठीक है, क्या है? एनसीसी को दिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर, इनको क्या बोलते हैं? एनसीसी बोलते हैं। ठीक, तो महाराष्ट्र की जो एनसीसी है उसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार जो है वो जीता, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रधानमंत्री का बैनर। ठीक है,
तो राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय महाराष्ट्र के जत्थे ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए गणतंत्र दिवस शिविर 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का बैनर जीतने में सफलता प्राप्त की है। तो लगातार तीसरी बार किसने जीता? महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी क्या है, मस्त अवार्ड दे रहे हैं, तो फोटो बढ़िया आई है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, 122 कैडेट वाले महाराष्ट्र निदेशालय दल ने ढेर सारी ट्रॉफियां और प्रशंसा पदक जीतने के अलावा कुल मिलाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए गणतंत्र दिवस शिविर में चैंपियंस ट्रॉफी और प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की गई थी, उसी दिन इन्होंने क्या जीता? प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री का बैनर जो है वो जीता। किसने जीता है अगर बात करेंगे तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक है, लगातार तीसरी बार। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, अगला देखेंगे टॉपिक, तो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। ठीक, संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड। ठीक है, संपीड़ित मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड। किसी चीज को बहुत ज्यादा दबा के रख दिया जाए तो वो क्या होता है? संपीड़ित होता है। तो यहाँ पर संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। कहां पर? बदायूं में। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? बदायूं में इसको स्थापित किया गया है। ठीक, तो बदायूं में उद्घाटित किए गए HPCL के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के बारे में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस संयंत्र में 100 MTPD चावल के भूसे का प्रसंस्करण किया जाएगा। यह 65 MTPD ठोस खाद के साथ 14 MTPD CBG उत्पन्न कर सकता है। तो MTPD जो है ये क्या है? इसका मापन है। ठीक, किसका? तो जो संपीड़ित गैस जो है वो जो उत्पादित की जाएगी इस संयंत्र में, इसके साथ ही 8 और CBG प्लांट की जो है वो घोषणा की गई या फिर आधारशिला जो है वो रखी गई। इसका शुभारंभ किया गया, 8 को और जो है वो स्थापित किया जाएगा। क्लियर? अब इसकी बात करें तो ये 133 करोड़ रुपए के निवेश से चालू किया गया है और 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सिंपली क्या करता है? जो चावल की भूसी होती है, उस चावल की भूसी का प्रयोग करके क्या करता है कि एक तो खाद बनाता है, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा? संपीड़ित गैस जो है वो भी उत्पन्न करेगा। ठीक, क्लियर? फिर अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्घाटन भारत सरकार के आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए देखा जाता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के हिस्से के रूप में यह पहल दूसरी पीढ़ी के जैव तेल शोधक कारखानों और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों पर ध्यान देने के साथ आयात निर्भरता को 10% तक कम करने का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक, क्लियर सभी लोगों को? और अभी क्या किया गया है? 8 नए CBG संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की डायमंड जुबली। ठीक, अब जो डायमंड जुबली है वो किसकी थी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो ये मनाई गई दिल्ली में। इसमें प्रधानमंत्री ने क्या किया? संबोधन दिया। ठीक है, किसने? प्रधानमंत्री ने इसमें संबोधन दिया और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो की गई, तो उसको बारी बारी से अभी देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सभागार में शीर्ष अदालत के डायमंड जुबली, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीरक जयंती भी बोलते हैं, तो डायमंड जुबली का क्या किया? डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। क्लियर? फिर इस अवसर पर नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की गई, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट
डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। क्लियर? तो ये दो तीन चीजें हैं जो शुरू की गई, तो इनके बारे में देखते हैं। तो पहला, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स। ठीक, तो आपको पता है सारी चीजें जो है वो डिजिटल होती जा रही हैं। तो इसकी सहायता से क्या किया जाएगा, जो जजमेंट आएंगे, जो निर्णय आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, किसके निर्णय आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आएंगे उनको क्या किया जाएगा, उन्हें ऑनलाइन देखा जा सकता है, वो डिजिटली अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए। ठीक है, तो आम नागरिक भी उनको क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन जो उनके जजमेंट हैं, जो निर्णय हैं महत्वपूर्ण, उनको ऑनलाइन देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजी सुप्रीम कोर्ट में 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स की 519 वॉल्यूम मिलेंगी। इसमें 36,308 केस की पूरी जानकारी होगी। ठीक है, यह जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में बुकमार्क के साथ यूजर के लिए मौजूद होगी, तो इसको जो भी व्यक्ति चाहे वो आराम से देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये अब क्या है, लोगों के लिए डिजिटली अवेलेबल होगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी योजना क्या थी, डिजिटल कोर्ट्स 2.0। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत एक नई पहल है, जिसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला न्यायालय जो हैं, उनके जजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोर्ट रिकॉर्ड मुहैया कराए जाएंगे। इसमें एआई का इस्तेमाल करने के लिए रियल टाइम में स्पीच को टेक्स्ट में बदला जाएगा। स्पीच को टेक्स्ट में बदलने का मतलब क्या है कि जैसे जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो कोई क्या हो, लिखता जाए। ठीक है, तो स्पीच टू टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं वो लिखी जाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि लिपिक की वैकेंसी आती है ना, लिपिक की वैकेंसी आती है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं, फिर उसको बाद में एक तरह से एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर एआई का प्रयोग किया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाएगा, और जो भी चीजें बोली जाएंगी उनको सीधे सीधे टेक्स्ट में, मतलब जो भी बोली गई चीजें होंगी उनको वो सीधे सीधे लिखते जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, और इसको पुनः फिर से बनाया गया है, इसको जैसे क्या होता है, रिनोवेट किया गया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट के जो इसकी डायमंड जुबली थी उस पर की गई। क्लियर? तीन योजनाएं थी जिनको चलाया गया। ठीक, अब इसके बाद है राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव। तो ये चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव था। कहां पर, तो आपको पता है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। ये क्या है, खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है। ये जो पक्षी महोत्सव है, ये जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं, तो ये क्या है, प्रवासी पक्षी होते हैं जो एक देश से दूसरे देश आकर प्रवास करते हैं, और जब मौसम खत्म होता है तो ये फिर से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रवासी पक्षी हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सैटरडे को, शनिवार को, चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें 10 लाख से अधिक पक्षी यहाँ पर आते हैं। ठीक, अब बात करें अगर चिल्का झील की, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और मैंने आपको बताया कि ये खारे पानी की झील है। कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, कौन, चिल्का झील। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मंगला जोड़ी को एक कारण से एशिया के पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है,
सर्दियों में दुनिया भर के लाखों पंख वाले मेहमान पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। मतलब लाखों पक्षी जो है, प्रवासी पक्षी, वो कहाँ आते हैं? इस मंगला जोड़ी अभ्यारण्य में आते हैं। ठीक है, चिल्का झील के पास आते हैं। चिल्का पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है और पूर्वी तट के साथ आगे और वापसी प्रवास के दौरान आर्कटिक और उप आर्कटिक से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख पड़ाव है। ठीक, द्वीप में विभिन्न प्रकार के आवास जैसे कीचड़, तैरती और जलमग्न वनस्पति, रीड बेड, अलग अलग गहराई और लवणता वाले खुले पानी के विभिन्न प्रकार के प्रवासी और निवासी जो प्रजातियां हैं, इनको आकर्षित करते हैं। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या है कि चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव, देखिए आपसे कभी भी झील नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है चिल्का झील में ही आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है संस्करण कौन सा है, चौथा संस्करण है। कब से कब तक? तो 27 से 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा चिल्का झील के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहली बात ये उड़ीसा में स्थित है, दूसरी बात ये खारे पानी की झील है, तीसरी बात ये एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अगले टॉपिक में भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, ये कब मनाया गया? तो श्रीमान जी ये मनाया गया 29 जनवरी को। ठीक है, क्या मनाया गया? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि आज के ही दिन मतलब 29 जनवरी को एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो निकाला गया था। तो इसीलिए इसको समाचार पत्रों की शुरुआत का सम्मान करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाचार पत्रों के लिए, अखबारों के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए क्या है? जागरूकता को बढ़ाना। अगर बात करें पहले न्यूज़पेपर की तो कब आया था? 29 जनवरी 1780 में। ठीक है, 29 जनवरी 1780 में पहले पेपर को लाया गया था, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था हिक्की बंगाल गजट। ठीक है, क्या नाम था? हिक्कीज बंगाल गजट इसका नाम था। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। मतलब हफ्ते में एक बार ये निकाला जाता था। ठीक, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो उस टाइम देश की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, जब ब्रिटिश के अधीन था भारत तब। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इसको निकाला था। ठीक है, मतलब ये निकाला गया था। फिर इस पे क्या हुआ? बाद में आपको पता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही क्रांतिकारी विचार जो थे वो फैलाए जाते थे। तो बाद में अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक भी लगा दी थी। ठीक, यहाँ पर क्या है? विक्की के बंगाल गजट में लिखावट बेहद व्यंग्यात्मक और विचारोत्तेजक थी। मतलब ये क्या थी? एक एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज करती थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई थी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी कि न्यूज़पेपर का नाम क्या था। तो हिक्कीज बंगाल गजट, इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोला जाता था। 29 जनवरी 1780 को पहला प्रकाशन हुआ था। एशिया का पहला समाचार पत्र था ये। ठीक है, कहाँ से निकाला गया था? तो देश की राजधानी तत्कालीन क्या थी? कलकत्ता, और इसको कलकत्ता से ही निकाला गया था। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है? डॉक्टर नित्या आनंद। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम क्या है? डॉक्टर नित्या आनंद। ठीक है, इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई हाल ही में। इनको किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने जो ओरल एक गर्भ निरोधक गोली थी, ठीक है, जो मतलब महिलाएं क्या है खा सकती थी, गर्भ निरोधक गोली की खोज की थी इन्होंने। इसके पहले क्या था? इसके पहले महिलाओं को गर्भ निरोधक के लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, जिसमें
एस्टेरॉयड होता था, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक दवा थी जिसको पानी के या मतलब खा के निगल के लिया जाता था, उस गोली को, टैबलेट को इन्होंने बनाया। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक भी थे, ठीक है। इस जो टैबलेट बनाई उसका नाम क्या था, सहेली, ठीक है। इनकी जो दवा थी इसका नाम था सहेली, ठीक है। सहेली नाम से इन्होंने इस दवा को लॉन्च किया था। CDRI ने साल 1991 में सेंटक्रोमैन नाम से इस दवा को रिलीज किया था, ठीक, क्लियर। लेकिन हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने सहेली नाम से इसे बाजार में उतारा। इस दवा ने महिलाओं में गर्भ निरोधक इंजेक्शन से, जो महिलाओं को गर्भ निरोधक के लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, उससे मुक्ति दिलाई, ठीक। ऐसे में इस सहेली दवा के आने से एस्टेरॉयड वाले जो दवाइयाँ थी उनसे छुटकारा मिल गया। जो परिवार नियोजन था उसमें इसको छाया के नाम से जोड़ा गया। जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी उस समय इनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में थी। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें याद रखनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। दवा का नाम, व्यक्ति का नाम नित्यानंद, ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद, ठीक। फिर उसके बाद अजाली असोमानी। अजाली असोमानी को कोमोरोस जो देश है वहां का क्या नियुक्त किया गया, एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। तो ये फिर से कहाँ के, कोमोरोस के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। कहाँ के, कोमोरोस के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। और ये अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो कोमोरोस अगर बात करें आप, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बगल और जो मेडागास्कर है उसके बीच में जो मोजाम्बिक चैनल है वहां पर छोटे से द्वीप पर क्या है, कोमोरोस स्थित है। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, कोमोरोस है, ठीक। यहां से क्या है, पूरा मोजाम्बिक चैनल है और यहीं पर कोमोरोस जो है वो द्वीप स्थित है। क्लियर सभी लोगों को, ठीक। तो कोमोरोस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच में स्थित एक द्वीपीय देश है। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे छोटा देश क्या है, कोमोरोस है, ठीक है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, अजाली असोमनी। इनको कोमोरोस का राष्ट्रपति चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है, ये अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इनको क्या किया, बधाई भेजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए न्यूज में हैं। उसके बाद आ जाएगा ई बाइक टैक्सी सेवा। इसको शुरू किसने किया है, तो ओला के द्वारा शुरू किया गया है। इसका ट्रायल कहाँ पर किया गया था, तो इसका ट्रायल बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है। तो बेंगलुरु में ट्रायल इसका सफल था। तो अब ये दिल्ली और हैदराबाद में भी शुरू किया जाएगा, ठीक। तो भारतीय राइड कंपनी प्लेटफॉर्म ओला ने दिल्ली और हैदराबाद में नई ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ठीक। शुरुआत में बेंगलुरु में इसको परीक्षण किया था जहां पर सफलता मिली। अगले 2 महीनों में दिल्ली और हैदराबाद में 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उतारने की इनकी योजना है। अगर इनके हम किराए की बात करें तो 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये, 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 75 रुपये ये चार्ज करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। आप लोग बहुत आजकल सब चीज़ों में चल रहा है, ठीक है। तो ये रैपिडो वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो ये वहीं से है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। बस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किन शहरों में शुरू करेगा, तो दिल्ली और हैदराबाद में। और शुरू कहाँ पर किया था पहली बार, तो बेंगलुरु में ये स्टार्ट किया गया था। क्लियर, चलिए। ओला मोबिलिटी ने बताया कि परीक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2023 में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें 40% की वृद्धि हुई। 200 चार्जिंग स्टेशन इन्होंने बेंगलुरु में
लगाए हैं तो एक तरह से सही है, इन्वायरमेंट को थोड़ा फायदा होगा ई बाइक से, ठीक है। फिर उसके बाद टोयोटा दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बनी, ठीक है। आप सभी को पता होगा टोयोटा के बारे में, ठीक है। भारत में एक काफ़ी सुप्रसिद्ध गाड़ी आती है फॉर्च्यूनर, नेताओं को काफ़ी प्रिय है, तो ये इसी कंपनी की है, ठीक। तो 30 जनवरी को ब्लूमबर्ग ने दुनिया की टॉप सेलिंग कार कंपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें टोयोटा जो है वो सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी। टोयोटा ने लगातार चौथे साल जर्मनी की कंपनी फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया। बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर फॉक्सवैगन थी, जिसकी जो सालाना ग्रोथ थी वो कितनी थी, 12%, और इसने 92.4 लाख कारें वर्ष 2023 में बेची, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, टोयोटा की गाड़ियों की बिक्री 2022 की तुलना में 7.2% में इसमें इंक्रीज हुआ। कंपनी का प्रोडक्शन 2022 की तुलना में 2023 में 8.6% से बढ़कर 1.15 करोड़ हो गया। अगर बात करें भारतीय मार्केट में तो कुल 2,31,469 गाड़ियों की बिक्री इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो ये था टोयोटा के बारे में, आपसे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर उसके बाद अनिल कुमार ट्राई के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो अनिल कुमार को ट्राई का अध्यक्ष बना दिया गया है। ट्राई क्या है आप लोगों को पता होगा, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये जो आपको फोन वगैरह की सारी चीजें होती हैं वहां से रिलेटेड ये क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया, किसको, अनिल कुमार को। किसको नियुक्त किया गया, अनिल कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सितंबर 2023 में पूर्व चेयरमैन पीडी वाघेला को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद खाली था। मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने आईआईटी रुड़की से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने रेलवे में 35 साल से ज़्यादा क्या है अपना काम किया है। ट्राई चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु में जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वही माना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे 30 जनवरी की हिस्ट्री के बारे में। 30 जनवरी की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो दुखद है। क्यों, क्योंकि 30 जनवरी को क्या हुआ था, 30 जनवरी को हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि भारत को जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान था। उसके बाद आप लोगों को पता है देश का बंटवारा हुआ। फिर अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, ठीक। तो देखिए जितने लोग हैं उतनी सारी बातें हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है, देश का बंटवारा हो गया। उसके बाद कुछ नीतियां थी जिसकी वजह से कुछ लोग महात्मा गांधी से खुश थे कि देश को आज़ादी दिलाई उन्होंने, और कुछ लोग नाराज भी थे, क्लियर। तो यहाँ पर वर्ष आपको पता होगा 1947 15 अगस्त, ठीक है, देश आज़ाद होता है, ठीक। क्या होता है, देश आज़ाद होता है। और उसके बाद 30 जनवरी, ठीक है, क्या है, 30 जनवरी 1948, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति थे, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। क्या किया, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किसके रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में
मनाया जाता है किसको? 30 जनवरी को। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है वहां पर क्या करते हैं? उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सेना के जवान अपना क्या है? हथियार झुकाते हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं 30 जनवरी के बारे में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मूव करेंगे अपने एमसीक्यू की ओर, क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सतनाम सिंह संधू, महेंद्र सिंह धोनी, उदय कोटक, अनिल अंबानी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। यहाँ पर जो नियुक्त होते हैं उनकी बात करें तो उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर बात करें राज्यसभा के कार्यकाल का, तो इसका कार्यकाल जो सदस्य होंगे, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल पर इसका चुनाव होता रहता है और 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल पर यहाँ पर चयनित होते रहते हैं। ठीक, क्लियर? तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। जो भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीट है वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है, लगभग 80 सीटें हैं। क्लियर? 33 सीटें हैं, 80 लोकसभा की हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें हैं। ठीक, क्लियर? फिर यहाँ पर अगर राज्यसभा की ही बात करें तो यहाँ पर 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद होता है इसके लिए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की बात की गई है। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी राज्यसभा के बारे में। यहाँ पर सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। सतनाम सिंह सिंधु की बात करें तो उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है। 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी और 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको बताना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव मतलब ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। अगले 5 वर्षों के लिए समझौता है। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई? तो ऑप्शन है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, इम्फाल। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत आप लोगों को पता होगा जो बांग्लादेश से लगा हुआ भारत है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, इतना ये 7 जो राज्य हैं ये क्या हैं?
पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो जो नींव रखी गई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की वो डिब्रूगढ़ में रखी गई। कल आपसे डिस्कस किया गया था इस चीज को। ठीक है, तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या किया, पूर्वोत्तर के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बेड वाला ये हॉस्पिटल होगा, जिसको 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 15 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का फाइनल किस टीम ने जीता? भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, जर्मनी। तो यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ था, ये आपको मैं बताऊं तो ये हुआ था नीदरलैंड और इंडिया के बीच में। यहाँ पर इंडिया जो है वो हार जाती है और नीदरलैंड जो है वो जीत जाती है। तो फाइनल जो है वो किसने जीता है? नीदरलैंड ने। उपविजेता कौन था? तो उपविजेता इंडिया थी। ठीक है, तो उपविजेता भारत था, विजेता की बात करें तो वो नीदरलैंड था। तो नीदरलैंड क्या बन जाता है? विजेता बन जाता है। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता। मस्कट में खेले गए इस फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 7 और 2, नीदरलैंड के 7 गोल, भारत के 2 गोल। ठीक है, क्लियर। भारत की ओर से ज्योति छत्रू और रुताजा दादासो ने गोल किए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ISSSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड किसने जीता? दिव्यांश सिंह पंवार, अर्जुन बबूता, सौरभ चौधरी, मोहित बंसल। ठीक है, तो दिव्यांश सिंह पंवार ने क्या किया है? ISSF 2024 के मेल 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में ये इनका स्कोर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन्होंने जीत लिया है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। फिर उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ठीक, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 12 फेल, डंकी, एनिमल। तो यहाँ पर आपको पता होगा 12th फेल जो मूवी है IPS मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित ये मूवी है। तो इस मूवी ने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके जो निर्देशक हैं वो हैं विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, इन्होंने ये जीता है। अगर बात करें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला किसको? आलिया भट्ट को। ठीक है, किसको? आलिया भट्ट को। यहाँ पर अगर डंकी मूवी के लिए बात करें तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए विक्की कौशल को अवार्ड मिला है डंकी मूवी के लिए। एनिमल मूवी की बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एनिमल मूवी में किसको दिया गया? रणबीर कपूर को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? रणबीर कपूर को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। क्लियर सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर जो है वो प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अजीत डोभाल, अनिल चौहान, अमिताभ घोष, संजीव जोशी। ठीक है, तो बात करें अगर एक समंदर मेरे अंदर, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ठीक है, विमोचन मतलब इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको लॉन्च किया है अजीत डोभाल और अनिल चौहान ने। ठीक है, बात करें अगर अजीत डोभाल की तो ये क्या है? ये NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और बात करें अनिल चौहान की तो ये CDS हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। ठीक है, तो इन्होंने
क्या किया, संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर इसको लॉन्च किया, जिसमें 75 कविताओं का संग्रह है। ठीक, तो ये चीजें हैं आपके लिए, आपको इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता, नोवाक जोकोविक, उसके बाद जेनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल जो जीता वो जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, इन्होंने हराया किसको, तो डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने फाइनल में हराया था। और बात करें नोवाक जोकोविच की, तो इनको इन्होंने सेमीफाइनल में हराया था। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा 10 ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। जोनिक सिनर इटली के हैं और इटली के होने के नाते ये इटली के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को जीता है। बात करें रोहन बोपन्ना की, तो रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स में ये खिताब जीता है। मेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। ठीक, क्लियर, सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। रोहन बोपन्ना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इनको पद्मश्री भी दिया गया। ये मेंस डबल्स में अपने विश्व की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर हैं, 1 पर, और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स का टाइटल मैथ्यू एबडेन के साथ जीता है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सिंगल्स किसने जीता, अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का फीमेल सिंगल्स टाइटल जो है वो जीता है। क्लियर। चलिए, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जीई एविएशन। तो आपको पता है एयरबस और बोइंग 2 कंपनियां ऐसी हैं जो जहाजों का निर्माण करती हैं। तो टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर यह समझौता किया है हेलीकॉप्टर असेंबली के लिए। अगर बात करें लॉकहीड मार्टिन की, तो इसने नासा के साथ मिलकर क्या बनाया है, X-59 सुपरसोनिक, क्या है, सुपरसोनिक जेट जो है इसका परीक्षण किया है। ठीक, क्लियर। तो ये चीज यहां पर आपके सामने क्लियर है। चलिए, अगला क्या है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके पास रिंकू सिंह, पृथ्वी शाह, तन्मय अग्रवाल, मनीष पांडे। तो तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो 13 शतक बनाया। इन्होंने 160 गेंदों पर 323 रनों की पारी खेली, जिसमें 33 चौके और 21 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो ये हैदराबाद बनाम अरुणाचल प्रदेश रणजी ट्रॉफी में ये चीजें इन्होंने की हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये क्या है, सदा है। ठीक है, तो भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किस देश के साथ हुआ। तो अभी आपके साथ डिस्कस किया गया था यूएई और इंडिया के बीच में सदा तंसीक जो है वो अभ्यास किया गया। कहां पर, राजस्थान के महाजन में। कहां पर, राजस्थान के महाजन में इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो सऊदी अरब जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये साडा नहीं है, ये सदा है। ठीक है, सदा तंसीब। ठीक है, तो इसका क्या था, ये फर्स्ट एडिशन था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। ये कब से कब तक है, तो 29 जनवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक, क्लियर, सभी लोगों को क्लियर होगी चीजें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और क्लास में जो लोग बने थे लास्ट तक उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आपको क्लास और क्वेश्चंस दोनों अच्छे लगे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब कुछ रिजॉल्व किया जाएगा। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बना हुआ हूं। तो मिलते हैं कल यहीं पर, सेम टाइम सेम जगह सेम क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।